Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video we are going to talk about a beautiful novella, The Pearl, written by John Steinbeck, and this is the last chapter of your book. I hope कि आपने बाकी chapters को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. I normally skip this portion, but honestly speaking, I got so many messages, so many requests कि सर आपने बाकी सारे chapters पढ़ा लिए. हमने ना सिर्फ समझे बल्कि हमने thoroughly उसको enjoy भी किया. बट व्हाट अबाउट दिस लास्ट चैप्टर. तो डिस्कशन आपसे मैंने प्लॉट एलिमेंट्स पे वैसे भी करना थी, तो मेरी कोशिश थी कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें प्लॉट एलिमेंट्स भी हों, जिसमें स्टोरी भी हो, जिसमें ऐसे एलिमेंट्स डाले जाएं जिसको आप एंजॉय भी करें, आपका एनालिसिस बहुत अच्छे से बिल्डअप हो, और सबसे बढ़कर पेपर पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूं मैं. तो हियर इज द वीडियो ऑल इन वन. इंशाल्लाह सारी की सारी चीजें में कवर होंगी, बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको एंड तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, ताकि जो मेहनत आपके लिए की गई और वो सारी की सारी चीजों को कॉम्पैक्ट वे में आपके सामने प्रेजेंट करूं, उसके सही मानों में फायदा हो सके आपको. सो बढ़ते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब. उससे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट को देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में. सो द वेरी फर्स्ट पोर्शन वुड बी अबाउट द ऑथर जॉन स्टाइनबेक. एक ही स्लाइड में उनकी लाइफ के बारे में, उनके राइटिंग स्टाइल एंड मोर स्पेसिफिकली द पर्ल के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे. सेकेंड पोर्शन वुड बी अबाउट द नोवेला. एक ओवरव्यू देखेंगे नोवेला का, द पर्ल का, और कुछ डिस्कशन इसके टॉपिक पे, इसके कंटेंट पे एक ही स्लाइड में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. थर्ड पोर्शन वुड बी अबाउट द डिटेल्ड वन. इस पूरे के पूरे नोवेला की जो स्टोरी है, जो उसका प्लॉट है, आप अगर अपनी बुक को देखें तो बहुत एक एक्सटेंसिव पोर्शन इसका जो है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं भी बनाता क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी कंटेंट हो जाता है. बट इसको मैंने कोशिश की कि 5 से 6 स्लाइड्स के अंदर स्टोरी के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूं, जिसमें स्टोरी आप एंजॉय भी करेंगे और सारी की सारी कहानी आपको समझ में भी आ जाएगी इंशाल्लाह. प्लॉट एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप अगर पेपर पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3B में इसी पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं. तो वो न सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बल्कि उसके आंसर्स भी आपको मैं वहां पे प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप यहीं से नोट कर सकते हैं अपने पास और लिख सकते हो उनको, ताकि आपको बहुत अच्छे से पेपर पर्सपेक्टिव से आप उसको अटेम्प्ट कर पाए. फिफ्थ पोर्शन वुड बी अबाउट एग्जैक्टली द क्वेश्चंस. मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर जब आप कोई भी स्टोरी पढ़ाते हैं तो कोशिश ये किया करें कि उसमें ऐसी चीजें ऐड किया करें जो पेपर पर्सपेक्टिव से हो, और फेडरल बोर्ड किस स्टाइल के क्वेश्चन सेट करते हैं वो जरा आप हमारे साथ डिस्कस करें. तो मेरी कोशिश ही थी कि जब मैं इसको पढ़ाऊं तो फेडरल बोर्ड के स्टाइल के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर लूं, और मजीद आपके लिए आसानी इंशाल्लाह इसमें हो जाएगी. सो दिस इज हाउ इंशाल्लाह विल कंप्लीट द डिस्कशन. हर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी पोर्शन स्किप मत कीजिएगा, ताकि एक भरपूर डिस्कशन हो सके और भरपूर तरीके से आप इसको समझ सकें. हम डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कोटेशन देखते हैं, जो कि लुइस ऑन्स जो इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं, इस नोवेला के बारे में क्या कहते हैं. इन द पर्ल द कैरेक्टर्स फंक्शन मोर एज सिंबल्स representing human qualities rather than fully realistic individuals, emphasizing the moral message over psychological depth. तो ये जो स्टोरी है लुइस ऑन्स के मुताबिक, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मियरली कैरेक्टर्स नहीं है, वो मियरली रियलिस्टिक इंडिविजुअल्स नहीं है, बल्कि वो कुछ ह्यूमन क्वालिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टोरी में. ठीक है, ये चीज हम बाद में जाके भी डिस्कस, जब इसका एनालिसिस होगा तो हम डिस्कस करेंगे कि इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स जो हैं वो क्या हैं. सो दीज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज ह्यूमन क्वालिटीज एम्फेसाइजिंग द मॉरल मैसेज ओवर साइकोलॉजिकल डेप्थ. तो इस हवाले से अगर स्टोरी को देखा जाए तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, और आई होप कि आप इसको बहुत ज्यादा एंजॉय भी करेंगे. सो अपने पहले पोर्शन की जानिब बढ़ते हैं. दैट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर जॉन स्टाइनबेक. किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ने से पहले उनके ऑथर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हम इसको द पर्ल के पर्सपेक्टिव से भी इंशाल्लाह देखेंगे. तो अगर बात की जाए जॉन स्टाइनबेक की, तो एक बहुत ही मारूफ, बहुत ही मशहूर अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे. स्टूडेंट्स, इनकी जो राइटिंग्स थी, जो इनकी तहरीरें थी, उसमें इनने आम लोग, स्पेशली जो गरीब तबके और जो मजदूर तबका है उसके बारे में इन्होंने लिखा, और उनके बारे में जो इनकी कहानियां जो है उन्हीं की गिर्द जो है वो घूमती हैं. अगर बात की जाए इनके कुछ हाईलाइटेड थीम्स पे जिस पे नॉर्मली लिखते हैं, तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर है, जो कि द पर्ल का भी हिस्सा है. बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, अब्यूज ऑफ पावर, द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ ग्रीड. ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके बारे में कंसर्न्स जो हैं जॉन स्टाइनबेक ने इस स्टोरी में जो हमें दिखाए हैं. यानी कि गरीबों का इस्तेसाल है, ताकत का गलत इस्तेमाल है,
समाजी नाइंसाफी है बेसिकली, जो एक तबकाती निज़ाम होता है ना, कोई बड़ा है और कोई छोटा है, तो बड़ों को जो है वो सारी की सारी फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, लेकिन जो छोटा है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उस तक वो इंसाफ नहीं पहुंच पाता। तो ये डिस्कशन भी इस स्टोरी में की गई। स्टूडेंट्स, जॉन स्टैनबेक का मानना था कि जब इंसान दौलत को अपना मकसद बना लेता है तो वो अपनी अखलाकी इकदार को खो देता है। इसीलिए उन्होंने इस कहानी में निहायत ही सादा अंदाज की जो अंदाज को अपनाया है, निहायत सादा लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज को यूज किया है टू कम्युनिकेट अ यूनिवर्सल मॉरल लेसन, ताकि उनका जो ये दर्द है ये सारी के सारी दुनिया तक वो पहुंचा सकें। तो जितनी लैंग्वेज सिंपल होगी, तो बाज दफा जो राइटर्स हैं वो सिंपल लैंग्वेज जानबूझ के इस्तेमाल करते हैं ताकि हर शख्स इस यूनिवर्सल थीम को समझ सके। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एडिक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये डिस्कशन थी जॉन स्टाइनबेक के बारे में। सेकेंड पोर्शन इज अबाउट द नोवेला द पर्ल, जो कि जाहिर है आज की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आपके सामने ओवरव्यू है, लेकिन अगर हम इस कहानी की बात करूं तो ये जाहिरी तौर पर अब देखें तो ये एक गरीब गोताखोर की और एक नायाब मोती की, द पर्ल इसके नाम से जाहिर है उसकी एक कहानी मालूम होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये दरअसल कहानी इंसानी रूह के अंदर छुपी ख्वाहिशात, उसकी कमजोरियों और उसके दरमियान जो मुख्तलिफ किस्म के तजादात हैं, उसका एक भरपूर और एक बड़ा खूबसूरत सा एक आईना है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि इंसान फितरत के करीब रहते हुए कितना पुरसुकून होता है, मगर जैसे उसके दिल में गैर महदूद ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, वही सुकून जो है वो बेचैनी में बदल जाता है और इंसान जो है वो मुस्तरिब हो जाता है, बहुत बेचैन हो जाता है। अगर मैं इस कहानी के बारे में डिस्कशन करूं तो इस कहानी को पढ़ने के बाद ये कहानी हमें इस चीज पे मजबूर करती है कि हम अपने अंदर झांकें और ये सवाल करें कि क्या दौलत बजाते खुद बुरी है, या हमारा इससे जो ताल्लुक है वो इसको खतरनाक बना देता है, और क्या खुशी बाहर की चीजों से हासिल होती है या दिल के इत्मीनान और रिश्तों की हरारत में पोशीदा होती है। अगर इंसान को सारी दुनिया मिल जाए लेकिन उसके बदले वो अपना सुकून, अपनी मोहब्बत, अपनी मासूमियत खो दे, तो आपसे सवाल ये है कि क्या वो वाकई कामयाब कहलाएगा या नहीं। तो यही बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से जाहिर होते हैं। और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने है जो मैं चाहता हूँ आपसे डिस्कस करूं कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद एक सवाल आपसे पूछिएगा, एक सवाल आप अपने आप से खुद पूछेंगे कि ये हमें ये भी सोचने पे आमादा करती है कि असल दौलत क्या है, एक चमकता हुआ मोती या वो खामोश मुस्कुराहट जो सादगी और कनात में छुपी होती है। तो ये ओवरव्यू आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं कि जो ये कहानी है ये 1947 में शाया हुई एक मैक्सिकन लोक कहानी है, उससे ये मुतासिर है। और इसके जॉनरा की बात की जाए तो एक पैराबल है, एक एलिग्री है, एक ट्रेजेडी है। पैराबल स्टूडेंट्स वो कहानी होती है जो अखलाकी सबक देने वाली होती है, जिसमें एक मॉरल लेसन होता है। एलिग्री कहते हैं अलामती कहानी को, जैसे हमने कहा था कि इसमें जो सिंबल्स है वो मियरली सिंबल्स नहीं है, सिंबलिज्म, और हर एक कैरेक्टर एक ह्यूमन ट्रेट को जो है वो बयान कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज एलिग्री एज वेल। ट्रेजेडी, अलमिया, ऐसी कहानी जिसका एंड जो है वो हैप्पी एंड नहीं होता, और नॉर्मली ट्रेजेडी में जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एंड में सफर करता है, या कोई भी मेन कैरेक्टर्स हो सकता है, और कहानी का जो एंड है वो अफसरदा होता है, इतना खुशाइन नहीं होता। सो इसको हम कहते हैं ट्रेजेडी। तो थर्ड पर्सन में लिखी गई है और बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं। इसकी टोन कैसी है, इसकी सिंबॉलिक सेटिंग कैसी है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो एक ओवरव्यू आपके सामने पूरी कहानी का मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की जानिब, दैट इज बेसिकली द प्लॉट ऑफ दिस ब्यूटीफुल नोवेला, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे डिटेल डिस्कशन है। कहानी को समझने से पहले हम एक दफा इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि जो 5-6 कैरेक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि हमें कहानी को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज कीनू, जो कि एक मरकजी किरदार है स्टोरी का, जो कहानी के स्टार्ट में बड़ा एक सादा सा शख्स होता है, बहुत मेहनती होता है और मोहब्बत करने वाला बाप होता है। लेकिन जैसे उसको मोती मिलता है तो उसके अंदर गुरूर और लालच पैदा हो जाता है, वो जिद्दी और पुरतशद्दुद हो जाता है और सख्त दिल का हो जाता है। कीनू जो है वो इंसानी ख्वाहिश और कमजोरी की अलामत है। सेकंड कैरेक्टर जो है वो जुआना क्या है, आप इसको जुआना पढ़ें, इसको जुआना पढ़ें, ये से या जे से, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप जुआना की बात करें तो ये कीनू की बीवी है। वो बड़ी ही मजबूत, बड़ी दानिशमंद, बड़ी अक्लमंद और बड़ी हकीकत पसंद है, रियलिस्टिक औरत है, और वो कहानी को या वो लाइफ को, नॉट कहानी सॉरी, वो लाइफ को जो है बड़े रियलिस्टिक वे में देखती है। तो वो शुरू से ये चीज समझ आती है जो पर्ल है वो बहुत मनहूस है और वो बैड लक जो है वो लेके आ रहा है। तो इस लिहाज से जो ये औरत है योना, ये अकल और बसीरत की अलामत है।
थर्ड जो करेक्टर है दैट इज कोयोशियो। कोयोशियो जो है वो कीनू और योना का बेटा है, जो कि मासूमियत की, इनोसेंस की अलामत है, और इसकी मौत जो है वो दरअसल उम्मीद और मुस्तकबिल के मरने की अलामत है। तो कहानी में हम देखेंगे ज़्यादा कुछ चीज़ें, जब हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो पहले रिवील करना ज़रूरी है। तो कोयोशियो की मौत होती है इस कहानी में, और उसकी जो मौत है बेसिकली उसकी मौत नहीं है, बल्कि उम्मीद की मौत है और मुस्तकबिल के मरने की अलामत है। दैट्स वाई हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इंसानी ट्रेड्स को शो करेंगे स्टोरी में, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर हैं, जो कि गुरूर और तकब्बुर की अलामत है, जो बेजा इस्तेसाल है और बेहिसी की अलामत है, ठीक है। देखेंगे कैसे वो स्टोरी में कि वो कैसे बेहिस है और कैसे वो गुरूर और तबकाती गुरूर जिसको कहते हैं ना, कि आपके पास एक हायर क्लास आ रही है तो आप उसको बड़े अच्छे से डील कर रहे हो, लोअर क्लास का कोई बंदा आ रहा है तो आप उसको अच्छे से डील नहीं कर रहे, क्योंकि वहां से ज़रा आपको इतना फायदा नहीं होगा। देन द प्रीस्ट, जो कि एक पादरी है, वो मजहबी मुनाफकत और मफाद परस्ती की अलामत इस स्टोरी में दिखाया गया। और लास्ट में द विलेजर्स का भी रोल है, वो भी जिस तरीके से दिखाया गया, वो भी हर शख्स जो है वो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टर्स। लेफ्ट साइड पे आपके पास, आप कह सकते हैं कि आपके पास मेजर कैरेक्टर्स हैं, और राइट साइड पे आपके पास कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सब की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन बहरहाल स्टोरी में ऐसे होता है। सो द प्लॉट, द वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कहानी बहुत लेंथी है, लेकिन आपकी कहानी को मैंने शॉर्ट वे में प्रेजेंट किया है। वो बच्चे जो सारी के सारी कहानी का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम ये 5-6 स्लाइड्स में चीजें सारी कवर होंगी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपको इंशाल्लाह इसमें ज्यादा इंटरेस्ट फील होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली शॉर्ट स्टोरी ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो जिनको शॉर्ट स्टोरीज अच्छी लगती है तो उनके लिए बड़ी नेमत है। So the story is set in a small coastal village called La Paz in Mexico. ये कहानी मेक्सिको के एक छोटे से साहिली गांव, जो कोस्टल विलेज है ना, साहिल के पास एक गांव है जिसका नाम है ला पाज, उसमें जो है वो पेश आती है। The main character Kino is a poor pearl diver who lives a simple and peaceful life with his wife Yona and their baby son Koyoshio. तो जो इस कहानी का मरकजी किरदार है, कीनो एक गरीब शख्स है, मोती तलाश करने वाला एक गोताखोर है, जो अपनी बीवी योना और अपने एक छोटे से नन्हे बच्चे, अपने बेटे कोयोशियो के साथ एक सादा और पुरसुकून जिंदगी गुजारता है। They live in a small brush house near the sea. Brush house कहते हैं झोंपड़ी को, कि वो समंदर के करीब एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। Although they are poor, they are content and closely connected to nature. अगरचे वो गरीब हैं, लेकिन वो अपने हालात पर मुतमईन हैं और फितरत के बहुत करीब जो है वो जिंदगी गुजारते हैं। Kino's life follows a natural rhythm symbolized by the song of the family, which represents peace and harmony. कीनो की जो जिंदगी है वो एक फितरी तरतीब के मुताबिक चलती है, जिसे खानदान का गीत, सॉन्ग ऑफ द फैमिली कहा गया इस स्टोरी में, जो अमन और हम आंगी की अलामत है। नेक्स्ट स्लाइड एक दफा प्रेजेंट हो तो फिर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। One morning when Yona is preparing breakfast, a scorpion crawls down the rope and stings Koyoshio. एक सुबह जब योना नाश्ता तैयार कर रही होती है, तो एक बिच्छू रस्सी के जरिए नीचे आकर कोयोशियो को डंक मार देता है, उसको डस देते हैं। डंक कहते हैं, डसना नहीं कहते, डसता तो सांप है, लेकिन उसको डंक मार देता है। योना quickly sucks out the poison, but the baby's condition worsens. योना फौरन से वो जहर को चूस कर निकालने की कोशिश करती है, एक नाकाम कोशिश करती है, लेकिन बच्चे की हालत जो है वो मजीद खराब होने लगती है। They rush to the doctor who lives in a large stone house. वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं, जो एक बड़े से पत्थर के घर में रहता है। अब देखें यहाँ पे जो क्लास डिफरेंस आ रहा है। आपने स्टोरी में स्टार्ट में देखा कि जो कीनो है वो एक झोंपड़ी में रहता है, ठीक है, ब्रश हाउस में रहता है, लेकिन जो डॉक्टर है वो पत्थर के घर में, यानी कि ईंटों के घर में, ये पत्थर के पक्के घर में रह रहा है। तो आपको इससे समझ आ रहा है कि वो कितना सोशल डिस्टेंस कितना है और क्लास डिफरेंस कितना ज्यादा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। However, the doctor refuses to treat Koyoshio because Kino has no money. लेकिन डॉक्टर इलाज करने से इनकार कर देता है कि क्योंकि कीनो के पास पैसे नहीं होते। तो ये एक उसकी करप्शन दिखाई जा रही है और उसका एक लालच दिखाई जा रही है डॉक्टर की। This moment clearly shows the cruelty and class discrimination in society. ये लम्हा माशरे की बेरहमी और तबकाती इम्तियाज को वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है। Desperate to save his son, Kino decides to dive for pearls. अपने बच्चे को बचाने के लिए बेबसी में कीनो मोती तलाश करने के लिए समुद्र में गोता लगाने का फैसला करता है।
that same day he finds an extraordinary, large and beautiful pearl, later called the pearl of the world. उसी दिन उसे एक गैर मामूली तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत मोती मिलता है, जिसे बाद में दुनिया का मोती कहा जाता है. कीनू believes the pearl will change his life forever. कीनू को इस बात पे यकीन होता है, वो इस बात पे यकीन करने लगता है कि ये मोती उसकी जो जिंदगी है हमेशा के लिए बदल देगा. He dreams of curing Koyoshio, marrying Joanna properly in a church, buying new clothes, owning a rifle, and sending his son to school so he can escape poverty. वो ख्वाब देखने लगता है, जैसे उसको वो मिलता है, मोती मिलता है बहुत बड़ा सा और बहुत खूबसूरत सा, तो ख्वाब देखने लगता है. वो कहता है कि कोयोशु जो है वो उसका इलाज करवाएगा, योना से चर्च में बाकायदा शादी करेगा. इनकी जब शादी हुई होगी तो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बड़ी सादा सी शादी हुई होगी, तो एक जश्न के साथ दोबारा से चर्च में जाएगा, बाकायदा शादी करेगा, नए कपड़े खरीदेगा, अपने लिए बंदूक लेगा और अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा ताकि वो गुर्बत से निकल सके. तो जैसे उसके हाथ में वो मोती आता है तो उसके जो ख्वाब हैं वो देखना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसके पास जो है वो चीज थी. ठीक है. नाउ न्यूज ऑफ द पर्ल स्प्रेड्स क्विकली थ्रू द विलेज. अब जो मोती की खबर है वो गांव में तेजी से फैल जाती है. इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, द पर्ल awakens greed and envy in everyone. खुशी देने के बजाय, होना तो ये चाहिए था कि लोग वहां के खुश हो जाते कि हमारे सोसाइटी के किसी शख्स के पास जो है वो उसकी किस्मत खुल गई है, वो तरक्की करेगा, लेकिन खुशी देने के बजाय मोती जो है वो सब में लालच और हसद पैदा कर देता है. द प्रीस्ट थिंग्स ऑफ रिपेयरिंग द चर्च. The pearl buyers plan to cheat Kinu and strangers begin to watch him closely. लोगों का बिहेवियर, सोसाइटी का बिहेवियर. पादरी चर्च की मुरम्मत का सोचता है कि अब इससे पैसे लेके चर्च को उसकी मुरम्मत करवाएगा. मोती के खरीदार कीनू को धोखा देने का मंसूबा बनाते हैं और अजनबी लोग इसे गौर से देखने लगते हैं. हमारे यहाँ जब वो कोई शख्स रिटायर्ड होता है ना, किसी भी नॉर्मली फौज से रिटायर्ड हुआ या किसी इदारे से रिटायर्ड हुआ, अच्छे खासे पैसे मिले, उसके बाद आप लोगों की लाइन लगना देखें अपने घर में, और ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पूरी जिंदगी शायद आपके दरवाजे पे ना आए हो, लेकिन उस वक्त जी ऐसी खैरियत दरियाफ्त करने आए थे, हमने कहा चलो पूछ लेते हैं आप कैसे हैं. भाई ऐसे आपने 20 साल पहले तो नहीं पूछा. तो ऐसा होता है, ये हमारी सोसाइटी की स्टोरी है. That night, Kinu is attacked by someone trying to steal the pearl, but he manages to fight back. उस रात किसी ने मोती चुराने की कोशिश की और कीनू पर हमला किया, मगर वो खुद को बचाते हुए मुकाबला करने में कामयाब हो जाता है. Yona begins to feel that the pearl is evil and warns Kinu that it will destroy them. योना को महसूस होने लगता है कि जो मोती है ये शैतानी है, और वो कीनू को खबरदार करती है कि इसे बर्बाद कर देगा. और मोती का घर में आना जो है वो इसको महसूस हो जाता है कि अभी हमारे पास मोती आया नहीं, कि लोगों का बिहेवियर हमने चेंज होता हुआ देख लिया, और वो लोग जो हमें जो है वो घास नहीं डालते थे, हमसे बात नहीं करते थे, वो भी हमारे साथ अच्छे तरीके से बात करना शुरू कर दी. और फिर जब उनके ऊपर अटैक किया गया, मोती चुराने की कोशिश की गई, तो इसको समझ आ गई, क्योंकि ये अक्ल और बसीरत की रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको समझ आ गई कि इससे अच्छे आउटकम्स नहीं होंगे. बहरहाल The next day, Kinu goes to sell the pearl. अगले दिन कीनू मोती को बेचने जाता है. The pearl buyers offer him a very low price, pretending the pearl is not valuable. तो मोती के खरीदार इसे बहुत कम कीमत पेश करते हैं और दिखावा करते हैं कि मोती की कीमत नहीं है, हालांकि मोती बहुत ज्यादा कीमती होता है, लेकिन वो कहते हैं इसकी इतनी ज्यादा कीमत नहीं है, तो आप इतने में बेच दो. Kinu realizes they are cheating him and angrily refuses to sell it. कीनू समझ जाता है कि वो उसे धोखा दे रहे हैं और गुस्से में आकर उसे बेचने से इनकार कर देता है. सवाल आपसे यहाँ पे कि अगर आप कीनू की जगह होते और आपका बच्चा जो है वो मौत के मुंह में होता, और इस मौके पे आप उस के ज्यादा दाम लेने की कोशिश करते या अपनी जरूरत पूरी कोशिश करने की कोशिश करते, ये जरा मुझे अपने कमेंट्स में आपने बताना है. बहरहाल his pride grows stronger and he becomes determined to go to the capital to sell the pearl for its true worth. उसका जो गुरूर है कीनू का और मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो गुरूर की एक चीज आ जाती है, उसके पास मोती आ जाता है, तो वो गुरूर में है और वो कहता है मैं इसके ज्यादा दाम लूंगा, और वो फैसला करता है कि वो कैपिटल जाएगा, दारुल हुकूमत जाएगा, ताकि मोती की जो असल कीमत है उस पर उसको बेच सके. एज डेज पास द पर्ल ब्रिंग्स मोर ट्रबल. दिन गुजरते हैं और मोती जो है वो मजीद मुश्किलात लेके आता है. कीनू इज अटैक्ड अगेन एंड बिकम्स वायलेंट. कीनू पर दोबारा हमला किया जाता है और वो कीनू भी थोड़ा सा पुरतशद्दुद हो जाता है. His canoe, his only means of earning a living, is deliberately damaged. इसका जो जो कैनो कहते हैं, एक बड़ी सी जो कश्ती होती है ना, बोट, जिसके ऊपर वो अपने जाता था, और फिर उसको कहते हैं
खनू, इसको खनू प्रोनाउंस करते हैं। तो उसका जो कश्ती थी वो उसकी रोजी का वाहिद जरिया थी, जानबूझकर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। योना secretly tries to throw the pearl back into the sea, believing it is cursed, but Kinu stops her and beats her in anger. So ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योना जो है वो छुप कर मोती को दोबारा समुद्र में फेंकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो समझती है कि ये मनहूस है और इससे हमारे घर में जो है वो मुसीबतें और परेशानियां आ गई हैं। लेकिन कीनू उसे रोकता है और गुस्से में उसको मारता है। दिस शोज हाउ द पर्ल हैज चेंज कीनूज कैरेक्टर। तो ये हमें दिखाता है कि मोती ने कीनू के कैरेक्टर को किस तरह जो है वो बदल दिया है। Realizing they are no longer safe, Kinu and Joanna decide to escape the village at night. जब कीनू और योना को इस चीज का एहसास होता है कि अब वो महसूस नहीं है, तो वो रात के वक्त गांव से फरार होने का फैसला करते हैं। कीनू इज फोर्स्ड टू किल अ मैन हु अटैक्स हिम क्रॉसिंग अ मॉरल बाउंड्री। कीनू मजबूर हो जाता है कि एक शख्स को मार दे जो उस पर हमला करता है। इस तरह वो अखलाकी हद को अबूर कर देते हैं। अब आपने देखा कि कीनू शुरू में सादा और मेहनती और एक आम शख्स होता है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि लोग उस पर अटैक करें, तो वो उनको उसने एक शख्स को मार भी दिया। तो आप देखें कि इसकी भी एक जो अखलाकी हद होती है उसको उसने ऊपर कर दी है। They flee into the mountains but are followed by 3 trackers. वो पहाड़ों की तरफ फरार होते हैं, मगर 3 ताकुब करने वाले उनके पीछे आ जाते हैं। In order to protect their baby, Yoana hides Koyoshio in a cave while Kinu attempts to distract the trackers. अपने बच्चे की हिफाजत के लिए योना कोयोशियो को एक गार में छुपा देती है, जबकि कीनू तक जो उसके पीछे बंदे होते हैं, ताकुब कर रहे होते हैं, उनको भटकाने की कोशिश करता है। और ट्रेजिकली one of the trackers mistake Koyosho's cry for an animal sound and shoots him. बदकिस्मती से एक जो पीछा करने वाला है, जो ताकुब करने वाला है, उसने कोयोशो की रोने की आवाज को किसी जानवर की आवाज समझ लिया और उसे गोली मार दी। The baby dies, making the most heartbreaking moment of the story. बच्चा जो है कोयोशो मर जाता है, जो इस कहानी का सबसे ज्यादा दिल खराश, सबसे इमोशनल जो है वो लम्हा होता है। Kino kills the trackers, but his victory is meaningless because he has lost everything that mattered. Kino ताकुब करने वाले को मार देता है, मगर अब उसने अपने पीछा करने वाले को, अपने ताकुब करने वाले को मार दिया है, लेकिन उसकी जो ये फतह है वो बेमानी है, क्योंकि उसने वो सब कुछ खो दिया जो असल में जो वाकई बहुत ज्यादा अहम था। So at the end of the story, Kino and Joanna return silently to their village, carrying their dead child. कहानी के आखिर में कीनू और योना अपने मुर्दा बच्चे को लेकर खामोशी से गांव वापस आ जाते हैं। The villagers watch in fear and silence. गांव वाले खौफ और खामोशी के साथ उन्हें देखते हैं। Together, Kino and Yoana throw the pearl back into the sea. कीनू और योना उस मोती को दोबारा समंदर में फेंक देते हैं। The pearl sinks and disappears, symbolizing the rejection of greed and false dreams. मोती अब डूब जाता है और गायब हो जाता है, जो लालच और झूठे ख्वाबों को रद्द करने की अलामत है। जब उसको पानी में फेंकते हैं, समंदर में फेंकते हैं और वो जैसे डूब रहा होता है, तो इसका मतलब है कि अब योना और कीनू के अंदर से जो ग्रीड है, जो फॉल्स ड्रीम्स हैं, वो भी आहिस्ता से डूबते जा रहे हैं, आहिस्ता मरते जा रहे हैं। The story ends with the message that true wealth lies in peace, love and family, not in material possessions. कहानी का ये पैगाम है कि हकीकी दौलत अमन, मोहब्बत और खानदान में है, न कि मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स में है, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस में, मादी चीजों में है। कीनू gains wisdom but only after suffering unbearable loss. कीनू हिकमत हासिल कर लेता है, लेकिन सिर्फ उसके बाद जब उसने एक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान सह लिया, अपने बच्चे को उसने खो दिया। सो दिस इज द स्टोरी। बहुत बड़ी स्टोरी थी। मैंने कोशिश की कि उसकी समरी आपके सामने प्रेजेंट करूं, जिसमें कहानी भी आपको समझ आ जाए और इमोशनल जो एस्पेक्ट था वो भी आपके सामने मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। सो आई होप कि कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई है। नाउ द एनालिसिस, हम द पर्ल का एनालिसिस करेंगे, और जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स भी हम देखेंगे। हम इसका एक्सपोजिशन सबसे पहले देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे इस स्लाइड को पढ़ूं तो द एक्सपोजिशन इंट्रोड्यूसेस कीनू, अ पुअर पर्ल डाइवर लिविंग इन अ सिंपल एंड पीसफुल लाइफ विद हिज वाइफ योना एंड देयर इन्फेंट सन कोयोशो in a coastal village of La Paz, Mexico. Their life is guided by a harmony symbolized through the song of the family. The social divide between the rich and the poor is also established when the doctor refuses to treat Koyosho's scorpion sting because
Kino cannot pay, revealing injustice and inequality. Songs symbolize harmony and order. तो जब आपके पेपर में एक्सपोजिशन का क्वेश्चन आएगा तो स्टार्ट में कैसे लिखना है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं, बट ये जो आपके सामने लाइंस आ रही हैं, इन लाइंस को आप जो है वो एक्सपोजिशन के पोर्शन में लिख सकते हैं। आप इसको प्लॉट के पोर्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपोजिशन के पोर्शन में या प्लॉट के पोर्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट में आप तो सारी की सारी स्टोरी को थोड़ा उसका एक समराइज्ड वर्जन लिख सकते हैं, बट मोर स्पेसिफिकली एक्सपोजिशन के पोर्शन में आप ये एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप के समझ आ कि ये इसकी एक्सपोजिशन की मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे दोबारा मैं स्लाइड पे जाता हूँ ताकि एक दफा आपको, हाँ, जो कहानी है वो एक बड़ी पुरसुकून सुबह से शुरू होती है। किनो जोआना उनका बेटा एक सादा सी झोंपड़ी में रहते हैं और उनकी जिंदगी में एक बड़ी वो नेचर के बहुत करीब है, एक फितरी हमागी है जिसे सॉन्ग ऑफ फैमिली के नाम से ये आपने लाजमी मेंशन करना है, उससे जाहिर किया गया इस कहानी में। वो गरीब है लेकिन मुतमईन है। सो दिस इज बेसिकली द एक्सपोजिशन पोर्शन। राइजिंग एक्शन की बात की जाए तो द राइजिंग एक्शन बिगिंस व्हेन कीनो डिस्कवर्स अ लार्ज एंड वैल्यूएबल पर्ल, बिलीविंग इट विल ब्रिंग एजुकेशन, security, and a better future for his family. However, the pearl awakens greed and envy within the community and within Kino himself. तो community में भी वो एक लालच का अंसर आता है और Kino में भी. Kino is attacked, cheated by pearl buyers, and becomes increasingly suspicious and violent. Jonah senses the danger and warns Kino, but his obsession with wealth pushes the family towards fear and conflict. तो एक जो बिच्छू है वो कोयोशी को डंक मारता है। ये जो सारी की सारी जो कहानी है बेसिकली वहीं से स्टार्ट होती है और सबसे बड़ा जो राइजिंग एक्शन है वो बिच्छू को डंक मारना ही है, बिच्छू का जो कोयोशी को डंक मारना है। और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज करने से इनकार करता है क्योंकि ये गरीब फैमिली है और ये एक शो करता है, एक तबकाती नाइंसाफी को शो करता है। बात की जाए क्लाइमैक्स की, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है किसी भी स्टोरी का, और इसमें the climax occurs when Kino, attempting to escape from the village, kills a man who attacks him and later faces trackers in the mountains. In his desperate effort to protect the pearl and his family, Kino's actions lead to the most tragic moment of the story. That is the death of Koyoshio, who is accidentally shot by the trackers. This moment represents the complete collapse of Kino's dreams and marks the peak tragedy and loss. ठीक है, तो जब हालात जो है वो मजीद खराब हो जाते हैं तो कीनो जो है उस चीज को महसूस करता है कि अब गांव में रहना खतरनाक है। वो जोना और कोयोशी को लेकर रात के अंधेरे में निकल जाता है और ये जो फरार है बेसिकली एक नफ्सियाती सफर है अमन से खौफ की जानिब। तो अगर आपका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव पेपर में आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो इनका सफर था फरार होने का, अपने घर से निकल के, अपने झोंपड़े से निकल के जंगल के जानिब, तो ये एक अमन से खौफ की तरफ सफर था। 3 शिकारी उनका पीछा करते हैं, पहाड़ों की खामोशी, अंधेरा और खौफ कहानी में इंतहाई तनाव लेके आते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन सस्पेंस पे आ जाता है, ठीक है, तो आप उसमें ये एलिमेंट्स बीच में ऐड कर सकते हैं। कीनो शिकारियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान एक शिकारी कोयोशी को की जो रोने की आवाज है उसकी वजह से उसको जानवर की आवाज समझ के उसको गोली चला देता है और वो गोली जो है वो बच्चे को लग जाती है। ये लम्हा कीनो के तमाम ख्वाबों के टूटने का लम्हा है। मोती अब उम्मीद नहीं बल्कि तबाही की अलामत बन जाता है। तो इनिशियली जब उसको मोती मिला था तो उसको लगा था कि दिस इज द सिंबल ऑफ सिक्योरिटी एंड वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब मोती जो है उसकी तबाही की जो है वो अलामत बन जाता है। तो ये जो सामने आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है क्लाइमेक्स का, ये आप क्लाइमेक्स के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। एंटी क्लाइमेक्स की बात करें तो द एंटी क्लाइमेक्स फॉलोज कोयोशियो's डेथ एज द टेंशन ग्रेजुअली subsides and Kino's struggle ends in defeat. The trackers are gone and the Kino's ambition is completely shattered. Overcome by grief and realization, Kino no longer sees the pearl as a source of hope but as the cause of destruction. अब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया किनो का। जो जब उसको वो मोती मिला था तो उसको लग रहा था कि सोर्स ऑफ होप है, अब उसको वो कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो नजर आ रहा है। अब इसकी आंखें खुल गई हैं। His pride and resistance fade and the overwhelming sense of loss replaces the earlier excitement and struggle for wealth. So this is the anti-climax portion. Resolution, कहानी हमारी कैसे एंड होती है? In the resolution, Kino and Joanna return silently to their village carrying the weight of their tragedy. अपने हाथ में जो उन्होंने अपने बच्चे को उठाया होता है, तो बेसिकली उनके बच्चे के डेड बॉडी उनका वेट ऑफ देयर ट्रेजेडी है
they stand together and throw the pearl back into the sea, rejecting the greed and false promises it represented. जो उस मोती ने उनसे जो फॉल्स प्रोमिसेस किए थे, जो झूठे वादे किए थे, जो शो कर रहा था चमकता हुआ मोती के वो उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा और उनकी जिंदगी में सुकून लेके आएगा, तो वो सब झूठ था। तो उन्होंने अपने हाथ से उसको वापस समंदर में फेंक दिया। द फाइनल एक्ट restores moral balance and symbolizes acceptance and wisdom gained through suffering. Although Kino loses everything to dream of, he regains awareness of the true value of peace, family and contentment. सबक तो मिल गया कीनो को कि क्या सच था, क्या झूठ था और क्या हकीकत थी, लेकिन उसके लिए उसको बहुत बड़ा एक लॉस जो है उसको बर्दाश्त करना पड़ा, जो कि उसके अपने बेटे की डेथ था। सो दिस वाज द रेजोल्यूशन पोर्शन। आई होप कि आपको ये सारे एलिमेंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए। नाउ FBISC स्टाइल क्वेश्चंस के किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3B में फेडरल बोर्ड आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे बच्चों ने मुझे कहा तो मैंने कहा उनके सामने मैं ये इनको प्रेजेंट करूंगा क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स हियर आर द क्वेश्चंस, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मुझे बच्चे ये ना कहेंगे सर इनके आंसर्स भी आप सेंड कर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड के बच्चे हैं वो स्पून फीडिंग से थोड़ा सा उनको ना आगे बढ़ना चाहिए। आप कोशिश करें कि ये 10 क्वेश्चन जो हैं कैरेक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी। इस तरीके से आपको एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि उस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी लिटरेरी वर्क यू हैव रेड। नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि एनी लिटरेरी वर्क, अगर आप किसी और चैप्टर से भी एग्जांपल लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, किसी और स्टोरी को उठा के जो आपके कोर्स कंटेंट में मौजूद हो तो आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एक स्पेसिफिक चैप्टर द पर्ल से लिखेंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा कि आपने इसको भी कंसिडर किया। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल फॉर एग्जांपल टर्निंग पॉइंट पे आए तो आप जो कोयोशी की मौत है उसको बयान कर सकते हैं। अगर आपसे सवाल सिंबलिज्म पे आए तो हम पहले इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि मोती जो है वो लालच और फ्रेब की अलामत है, समंदर उम्मीद और फितरत की अलामत है, पहाड़ जो है वो आजमाइश यानी वो पहाड़ों पे जाते हैं और जंगल में जाते हैं, झोंपड़ी जो है वो गुर्बत को शो करती है और जो डॉक्टर का जो घर है, पत्थर का जो घर है वो ताकत को जो है वो जो शो करता है और उसकी करप्शन को शो करता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की कि कैसे करेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए, आपने देखा केनो शुरू में सादा मेहनती शख्स था लेकिन बाद में लालच ने उसको कैसे अंधा कर दिया, तो कीनो की जो तब्दीली उसको आप बयान कर सकते हैं। सादा इंसान से जिद्दी और पुरतशद्दुद इंसान जो बन जाता है। आप आपसे अगर क्वेश्चन किसी मॉरल लेसन पे आ जाए, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि असल दौलत और सुकून मोहब्बत और खानदान में है, जब इंसान दौलत को मकसद बना लेता है तो वो सब कुछ खो देता है। सो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अपने टीचर से डिस्कस करें और जहां पे कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप कि इस पूरी स्टोरी को आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा और न सिर्फ कहानी को एंजॉय किया होगा बल्कि वो सारे के सारे पेपर पर्सपेक्टिव से चीजें आपके साथ डिस्कस की, आप इन पे मेहनत भी करेंगे, इन पे वर्किंग करेंगे। अगर आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और जो भी डिस्कशन आपने करनी है, आप नंबर इसीलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ ताकि आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकें। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, रमज़ान का बाबरकत महीना है, मुझे आपके दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।